हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो यहाँ पर आशा बैच के बच्चे हैं हमारे, यहाँ पर अपने मोमेंटम के बच्चे भी हैं, अटल के बच्चे भी हैं, है ना। ये इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाएगा आज, और आज जो इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाएगा वो थोड़ा सा ये मान कर के पढ़ाया जाएगा कि आपने बेसिक लेक्चर्स देख रखे हैं, है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इक्विलिब्रियम को आगे से कंटिन्यू करूँगा, ये मान करके कि आप बेसिक लेक्चर जो आपको एज अ होमवर्क दिए गए थे वो आपने देख रखे हैं। जो मेरे बच्चे यहाँ पे मोमेंटम के हैं, जिनको आइडिया नहीं है इस प्रकार की क्लास को अटेंड करने का, आपको ये क्लास टिल्टेड फॉर्म में देखनी है। जब आप क्लास को ऐसे टिल्ट कर लेंगे, मोबाइल को टिल्ट करेंगे, आपने अपना ऑप्शन ऑन रखना है नोटिफिकेशन से, मोबाइल टिल्ट करके साइड में वीडियो कर देनी है और शांति से क्लास को अटेंड करना है। जैसे ही क्लास संपन्न होगी, इसकी एचडी रिकॉर्डिंग जो है आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। बढ़िया से अपनी टेबल कुर्सी पे बैठना है, पूरे 1 घंटे सवा घंटे जितना भी लंबी ये क्लास चलेगी, शांति से क्लास को अटेंड करनी है, मेरे साथ नोट्स बनाने हैं। ये एएसएल की नई दुनिया है जिसके अंदर अब आप लोग मुझे देख सकते हो। ये तो पहले भी होता था, बट मैं आपको देख सकता हूँ, ये अब होगा, राइट। चलो, तो एक बार बच्चे सभी कनेक्ट हुए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। नीरज जो है नीरज मौर्य, बढ़िया से क्लास की तरफ फोकस करो, आरामदायक स्थिति से थोड़ा सा दूर रहो। विक्रम नमस्कार। अपने आप को अलर्ट मोड में रखना है, दैट्स अ गुड थिंग। बढ़िया, कुछ बच्चे लाइब्रेरी से क्लास अटेंड कर रहे हैं। मोहित के पड़ोसी उन्हें परेशान ना करें। चलो बढ़िया, दिस क्लास इज़ 100% लाइव, ये 100% लाइव क्लास है। वेरी गुड, क्रेजी। मोहित भयंकर सोच में हो, कोई सोचना नहीं बेटा, बढ़िया पढ़ाई करेंगे अपन, है ना, चिंता मत करो। राइट राइट राइट, ठीक है। और ये सब जिन्होंने अपने कैमरे ऑफ कर रखे हैं, सिंसियरली क्लास में पढ़ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे कैमरे ऑफ हैं चलेगा, बट अगर ऑन कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। हेडिंग लगाएंगे सभी अपनी कॉपी में। मैं आपको इस स्क्रीन पे देख पाऊंगा, मैं आपको यहाँ पर देख पाऊंगा, मुझे दोनों जगह बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको अच्छे से देख पाऊंगा, राइट। तो अलर्ट रहना पूरी क्लास में। मैं एक बार इसको पिन गैलरी, चलो परफेक्ट। हेडिंग लगाओ साम्यावस्था। पुट ऑन द हेडिंग साम्यावस्था इक्विलिब्रियम। हेडिंग लगाओ बेटा साम्यावस्था, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था इक्विलिब्रियम। Put on the heading. Ready? बेहतरीन। कुछ बच्चे मुझे बड़ा खुश लग रहे हैं, शायद पहली बार इस तरह की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो दे आर वेरी एक्साइटेड। और अच्छी बात है, इस तरह का एक्साइटमेंट आपके अंदर पूरे साल बना रहेगा, तो यू विल डेफिनेटली भी गेट सेलेक्टेड। और अभी तो शुरुआत है, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, आपको बोलने का मौका भी दिया जाएगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। साम्यावस्था का जो बेसिक सेंस है, वहां से हम हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आज तक पढ़ते थे एक केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से कि A प्लस बी है और उससे बन रहा है C प्लस डी। हम लोग ऐसे पढ़ते थे केमिकल रिएक्शन को जब छोटे बच्चे थे, हालांकि अभी भी छोटे हैं, पर जब 2-3 साल और छोटे थे तो 10th में हमें बस ये पढ़ा दिया जाता था कि एक अभिक्रिया ऐसे हो रही है, सिंपल एरो बनाओ, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है और ये रिएक्शन है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको झूठ पढ़ाया गया था
10th क्लास के अंदर आपको सच्चाई का 1% भी नहीं पढ़ाया गया था। जो कुछ पढ़ाया गया था वो सब झूठ है। जब आपको वहां पे अभिकारक पढ़ाया गया था तो वो वास्तव में किसी रिएक्शन का उत्पाद भी हो सकता है। जो आपको अभिक्रिया में उत्पाद कहा गया वो किसी रिएक्शन का अभिकारक भी हो सकता है। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ सुनने में अजीब लग रही होंगी, अभी समझ में आ जाएंगी। रिएक्शंस वास्तव में बेटा ऐसे नहीं चलती हैं कि आर से केवल पी बनता है, ऐसा नहीं होता। पी से आर भी बन सकता है, ये भी होता है। दुनिया में ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो केवल एक डायरेक्शन में जाती हो। रिएक्शंस हमेशा दोनों डायरेक्शंस में चलती है। मतलब रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो 100% ऐसा होगा कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। पर सर हमने तो पढ़ रखा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसा कुछ भी पढ़ रखा है हमने। कोई बात नहीं, आज की पूरी क्लास अटेंड करो, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी एट द एंड ऑफ द क्लास आ जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। मान लो टाइम बराबर 0 पे रिएक्टेंट 10 थे और प्रोडक्ट 0 थे। बढ़िया बात है। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, टाइम बराबर 1 सेकेंड हुआ, टाइम बराबर 2 सेकेंड हुआ, टाइम बराबर 3 सेकेंड हुआ। रिएक्टेंट में कमी आई, प्रोडक्ट में वृद्धि हुई। रिएक्टेंट में कमी आई, प्रोडक्ट में और वृद्धि हुई। रिएक्टेंट में कमी आई, प्रोडक्ट में और वृद्धि हुई। लॉजिकल है। जैसे 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 रिएक्टेंट कम होता जाएगा प्यारे बच्चों, वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। इस क्लास में मैंने आशा 2026 के बच्चों को भी बुलाया है। आप लोगों ने मोमेंटम बैच के अंदर जो कंटेंट अपलोडेड था उसके अंदर से इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। एक बार वापस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और हम इक्विलिब्रियम को एक बार फिर से पढ़ेंगे जब हम आशा 2026 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो 26 वाले ये ना सोचें कि आज की क्लास के बाद इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इक्विलिब्रियम चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ोगे, इट्स जस्ट रिकैप, या फिर आप कह सकते हो आपके लिए बोनस है, तो परेशान नहीं होना है। आपका जो मेन चैप्टर चल रहा था वो था मोल कॉन्सेप्ट, तो पीछे रजिस्टर में कहीं भी जगह निकाल करके इसको लिख के रख सकते हो। ठीक है, आप वापस से पढ़ोगे। ओके, अब देखते हैं आगे की कहानी। एक्चुअली क्या हुआ, टाइम बराबर 3 के बाद में इस जगह पर आकर के कहानी रुक जाती है। अब क्या होता है, अगले सेकंड जैसे ही रिएक्टेंट कम होता है, मान लो 1 से कम हुआ, तो प्रोडक्ट बढ़ जाता है। ऑब्वियस ही बात है। पर हमने क्या देखा, उसके ठीक अगले सेकंड ये वापस से 6 हो गया और ये वापस से 4 हो गया। मतलब रिएक्शन आगे गई और रिएक्शन पीछे भी आ गई। फिर वापस वही हुआ, रिएक्टेंट वापस से कम हुआ, प्रोडक्ट बना। पर अगले ही पल प्रोडक्ट वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। मतलब रिएक्शन आगे भी गई, रिएक्शन पीछे आ गई। इस स्थिति को जो अब आ चुकी है, इस स्थिति को साम्यावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साम्यावस्था कहा जाता है। इस दुनिया में साम्यावस्था के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास हैं, उनको तोड़ता हूं मैं। साम्यावस्था के बारे में अंधविश्वास नंबर 1 ये है कि साम्यावस्था पर रिएक्शन रुक जाती है। अभिक्रिया साम्यावस्था पर रुक जाती है। माफी चाहेंगे, कोई ऐसा सोचता है तो वो गलत सोचता है। ये चीज सरासर गलत है। क्या ऐसा हो रहा है बेटा, क्या साम्यावस्था पे रिएक्शन रुक गई है? नहीं सर, 3 से 7 हो रहा है, फिर वापस ये 6 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, फिर ये 3 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये 4 हो रहा है। रिएक्शन आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है। पर रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन तो चल रही है। तो बोलने का सही तरीका क्या है? बोलने का सही तरीका है, रिएक्शन जिस स्पीड से आगे जा रही है ना, उसी स्पीड से पीछे आ रही है। अब सही है?
स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में आगे जाने की स्पीड ज़्यादा थी, आगे जाने की स्पीड ज़्यादा थी, आगे जाने की स्पीड ज़्यादा थी। अभी क्या हुआ है, अभी आगे जाने की स्पीड और रिएक्शन के पीछे आने की स्पीड बराबर हो गई है। तो इसको ऐसे बोलते हैं, सच क्या है, सच ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इंट्रोडक्शन के उस वीडियो में आप लोगों ने इस बात को देखा होगा, है ना। मतलब अग्र अभिक्रिया दर, अग्र अभिक्रिया दर इज इक्वल्स टू पश्च अभिक्रिया दर। और अच्छा जाना है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसा हम बोल सकते हैं बेटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अंधविश्वास नंबर 2, साम्यावस्था पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता बराबर होती है। साम्यावस्था पर अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता बराबर हो जाती है। कैसा हुआ, साम्यावस्था तो इस पॉइंट पे आई थी, साम्यावस्था पे क्या हुआ, इसकी सांद्रता थी 4, इसकी थी 6, क्या ये दोनों नंबर आपस में बराबर है, नहीं। तो साम्यावस्था पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता बराबर होती है ऑलवेज, ये बात गलत है। हाँ, कभी तुक्का लग सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि किसी रिएक्शन में तुक्का लग रहा हो और बराबर दोनों बराबर हो, उस वक्त साम्यावस्था आ गई हो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साम्यावस्था शुरुआत में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि साम्यावस्था पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता आपस में बराबर होगी ही होगी। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है, ये आपको नहीं मानना है। फिर होता क्या है इस पे, होता यह है कि अभिकारक की सांद्रता कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट कहाँ हो रही है सर, 4 से 3 पर बेटा वापस 3 से 4 हो गई, फिर 4 से 3, 3 से 4। एक तरह से ये बोल सकते हैं हम कि वैल्यू अब उसकी 4 ही रहेगी। अगर एक पल के लिए वो 4 से 3 होगी तो वापस अगले पल पे 3 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, बट वैल्यू विल बी 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके लिए इस पर होता क्या है, अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है, देखो सांद्रता का मतलब क्या होता है, स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दो, वो सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, नियत, और उत्पाद की सांद्रता भी क्या हो जाएगी, नियत। दिस इज द पॉइंट बेटा, ये पॉइंट है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, आप लोग परेशान हो रहे होंगे ना, सबके कमेंट्स आ रहे होंगे, मैं उसको ठीक कर देता हूं, एक सेकंड रुको। अब आपकी स्क्रीन पे कमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है, चलो ओके डन। ये दोनों अंधविश्वास से आपको दूर रहना है। मैं आपको फील दिलाने की कोशिश कर सकता हूं, जैसे मान लो ये कंटेनर है ना, मैंने क्या किया, यहां पे एक नल है, इसको बंद रखा ऐसे, और मैं यहां से पानी डाल रहा हूं अंदर। तो अगर यहां से पानी अंदर आ रहा है तो क्या होगा, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय पे मैंने क्या किया, इस नल को चालू कर दिया, ये लो। अब क्या होगा, जितना पानी अंदर आएगा उतना पानी बाहर जाएगा। H2O इन इज इक्वल्स टू H2O आउट। पर किसका मतलब ये थोड़ी है कि पानी का आना बंद हो गया। अगर मैं किसी को बाहर से दिखाऊं और ये 2 हाथ छुपा दूं ऐसे, तो बंदा बोलेगा सर इसके अंदर तो पानी रुका हुआ है, ये लगेगा ना उसको। जब पानी का लेवल बढ़ ही नहीं रहा है तो सामने वाले को क्या फील होगा कि पानी तो रुका हुआ है यार,
पर सच्चाई तो हम जानते हैं ना कि पानी रुका हुआ नहीं है, जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज द पॉइंट। गॉट इट। तो अभी तक की क्लास को 3 पॉइंट में समराइज करते हैं। साम्यावस्था पर क्या होता है? सबसे पहली बात, साम्यावस्था के ऊपर अग्र अभिक्रिया दर और पश्च अभिक्रिया दर आपस में बराबर हो जाती है। सेकंड, साम्यावस्था पर अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता नियत हो जाती है। ठीक है। और एक और बात, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब ये डायनेमिक है अपने आप में। डायनेमिक का मतलब ऐसा नहीं है कि रुक गया है, चल रहा है। ये एक गतिक अवस्था है। साम्यावस्था क्या है? गतिक होती है। गतिक कैसे? चल रहा है ना, H2O इन बराबर H2O आउट, बराबर चीज चल रही है, रुकी नहीं है, हमें लगता है कि रुक गई है। और मैं इसको एक वर्ड में अगर समझाना चाहूं तो साम्यावस्था का मतलब होता है बैलेंस। क्लियर है? हाथ ऊपर करो, समझ में आ गया सब बच्चों को? एक बार देख लूं मैं आप सबकी शक्लें, क्लियर है? गुड। चलो, वो बच्चे हाथ ऊपर करो जो पूरी बात सुना सकते हैं अभी तक जो भी पढ़ा है। रुद्र प्रताप, बताओ बेटा, आपको मैंने ऑप्शन दिया है। यस सर। बोलो क्या क्या। सर साम्यावस्था वहाँ सर सबको लगता है कि अभिक्रिया रुक जाती है, पर अभिक्रिया रुकती नहीं है। साम्यावस्था होता क्या है बेटा? साम्यावस्था होता है सर जो अभिक्रिया होती रहती है और एक के बाद सर पहले लगेगा कि अभिक्रिया, जैसे सर 2 t = 2 सेकंड में सर 6 और 4 है सर। इसके बाद जब ये एक कम होगा तब उत्पाद बढ़ेगा, फिर उत्पाद कम होगा और सर अभिकारक बढ़ेगा। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, हम ऐसे बोलेंगे कि साम्यावस्था वो स्थिति है जब अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाता है। साम्यावस्था वो स्थिति है जब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता नियत हो जाती है, और साम्यावस्था गतिक होती है। ऐसे हम बोल सकते हैं, है ना? गुड। और कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा? हाथ ऊपर कर सकते हो आप। दिस इज ए इंटरेक्टिव सेशन, मतलब यहाँ पे आपको एकदम एक्टिव रह करके क्लास को एंजॉय करना है। ये एक बहुत बहुत मेहनत के बाद तैयार किया गया प्रोसेस है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको शायद आसान दिख रहा होगा बट इट्स नॉट ईजी। मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेट मी शो यू वन थिंग, लेट मी शो यू वन थिंग। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। मुझे पता नहीं कितने सारे गैजेट्स को यहाँ से ऑपरेट करना पड़ रहा है। जस्ट सी दिस, इधर उधर हर जगह यहाँ पे बस तार ही तार बिखरे पड़े। ये देखो, मुझे लैपटॉप से अलग बच्चे देखने पड़ रहे हैं, वहाँ स्पीकर लगा। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अगर आप इस प्रोसेस में अपना बेस्ट देना चाहते हो ना, तो एक्टिव रहो, तब मजा आएगा। कौन बताएगा? ठीक है, अंकित बताओ। हेलो। हाँ बेटा, हेलो, बताइए। हेलो। अरे सर साम्यावस्था वह स्थिति है कि जब एक रिएक्शन होती है तो जो अभिक्रिया है और उत्पाद है, तो एक समय ऐसा होता है अभिक्रिया की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता नियत हो जाती है। वेरी गुड। और और अभिक्रिया लोगों को लगता है कि रुक गई है, लेकिन अभिक्रिया रुकती नहीं है। अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों बराबर हो जाती है। बहुत बढ़िया। तीसरी बात? और सर ये गतिक होती है, मतलब रुकती नहीं है, गतिक करती रहती है। इसकी प्रकृति गतिक होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ऑल बस। तो जो बच्चे मुझसे लास्ट तक ही सवाल करते रहेंगे, ये रफ्तार बैच के बच्चे जो है ना, मेरे से लास्ट तक एक ही सवाल करते रहते हैं, सर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे। अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना ऐसे, तो एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे ही लिख के आओगे। तो अपने आप को, विनय इधर ध्यान दो, अपने आप को एकदम अलर्ट रखना है क्लास में और चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करनी है। चलो बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड। अब थोड़े कैप्सूल्स लिखते हैं इसके ना। अब थोड़े कैप्सूल्स देखते हैं। रिएक्शन के लिए एक बात बोली जाती है कि रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होती है।
बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस जो होती है ना, उनमें साम्यावस्था का अध्ययन किया जाता है। बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस मतलब द्विदिशिक अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था का अध्ययन किया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि सारी अभिक्रियाएं बायडायरेक्शनल होती हैं, सभी दोनों दिशाओं में चलती है, फिर आप यहां पे लिख रहे हो कि केवल बायडायरेक्शनल के लिए अध्ययन करना है। कंफ्यूज हो रहे हैं हम। मैं बताता हूं। जैसे किसी बच्चे का मन किया कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, और उसने अप्रैल में पढ़ाई शुरू करी, अच्छी बात है। मई में करी, अप्रैल में नहीं करी, थोड़ी बुरी बात है। जून में करी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल में पेपर है और मार्च में उस व्यक्ति का मन करता है कि मुझे अब जेईई की प्रिपरेशन करनी है। आपका जोश कितना ही अच्छा हो, मेरे जैसा टीचर आपके साथ सारे सब्जेक्ट्स के, मेरे जैसे 50 टीचर भी आपके आसपास खड़े हो जाए, क्या आप 15 दिन में जेईई तैयार कर सकते हो? नहीं ना। क्या ऐसे बच्चे के लिए जेईई का कोई मतलब है? क्या ऐसे बच्चे के लिए पढ़ाई का कोई मतलब है? क्या ऐसे बच्चे के लिए हम बात करेंगे आईआईटी की, नीट की? नहीं करेंगे ना। तो हमने क्या देखा कि हमारी रिएक्शन में यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। यहाँ आ गया तो ठीक है, यहाँ आ गया तो ठीक है। मान लो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आते आते पूरे रिएक्टेंट की मौत हो गई, 4 3 2 1 माइनस 0.5 0.2। जब रिएक्टेंट 0.00001 हुआ, तब जाकर के इक्विलिब्रियम आया। तो फिर ये रिएक्शन तो 99% से ज्यादा आगे जा चुकी है, तो इसके लिए पीछे आने वाली रिएक्शन का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो ऐसे केस में फिर हम इक्विलिब्रियम का अध्ययन नहीं करते, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अध्ययन करने के लिए आगे की रिएक्शन और पीछे की रिएक्शन दोनों सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट का मतलब पढ़ने लायक तो हो। अब इसमें इक्विलिब्रियम आया एकदम एंड में, हर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है भाई, ध्यान रखना। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, हर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, बट इक्विलिब्रियम बिल्कुल अंत में आकर के आए, जब 0.00001 बचा हो तब आए, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसका अध्ययन नहीं करते। तो बाय डायरेक्शन कहने का ये मतलब है। ये जो बातें आपको मेरी लग रही है ना, छोटी छोटी बातें, इन पे जेई सवाल पूछ लेता है। असर्शन रीजन के सवाल छोटे छोटे केमिस्ट्री में बनते हैं। केमिस्ट्री से बच्चा परेशान क्यों रहता है? क्योंकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसको कहानी लगती है, जब सवाल पूछता है तो उस कहानी की चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं, है ना। तो केमिस्ट्री पढ़ने में हमेशा आपको अच्छा लगेगा, आपको एक कहानी की तरह फील होगा। बट जैसे कहानी पढ़ने के बाद, जैसे मूवी देख के आते हैं हम, अगर आप मूवी देख करके आओ और मैं आपसे ये पूछूं कि मूवी में 2:02 पे क्या हुआ था, तो आप भूल जाओगे, क्योंकि आप तो उसको कहानी की तरह देख रहे थे। तो केमिस्ट्री को कहानी की तरह मत पढ़ो, केमिस्ट्री के हर एक पॉइंट पे फोकस करो कि क्या क्या बात बोली जा रही है, सवाल वहीं से घुमा फिरा के बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज जो द्विदिशिक अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था का अध्ययन करना है, अदरवाइज हम साम्यावस्था की बात करना पसंद करेंगे ही नहीं। ठीक है, एक और चीज, जब साम्यावस्था की बात होगी ना, तो अभिकारक की सांद्रता 0 नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे अभिकारक की सांद्रता 0 हो गई तो फिर हम साम्यावस्था की बात नहीं करेंगे। क्यों? जैसे यहां पे अगर अभिकारक की सांद्रता लगभग 0.001 के बराबर हो गई, मतलब रिएक्शन काफी ज्यादा आगे जा चुकी है, अब उसके बारे में, साम्यावस्था के बारे में बात करना एक वेस्ट है, हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम उसको स्टडी करके भी कुछ हासिल होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, साम्यावस्था लाने के लिए जनरली जब भी हम साम्यावस्था की बात करते हैं, तो साम्यावस्था के लिए सामान्यतः सामान्यतः साम्यावस्था सामान्यतः साम्यावस्था बंद पात्र में होती है। बंद पात्र में, क्लोज्ड वेजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोज्ड वेजल, बंद पात्र में देखी जाती है।
सामान्यतः कब देखी जाएगी? क्लोज्ड वेजल में देखी जाएगी। अच्छा, एग्जाम्पल दो इसका। बेस्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है बताओ? अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा सर? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ये अभिक्रिया मैंने कराई क्लोज्ड वेजल में, बंद पात्र में। तो क्लोज्ड वेजल में कराओगे तो CO2 रहेगी, उड़ेगी नहीं। और CO2 रहेगी तो ये गुंजाइश है, ये चांस है कि CO2 वापस से कैल्शियम ऑक्साइड से कंबाइन करके CaCO3 बना सकती है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा और साम्यावस्था आ सकती है। तो बंद पात्र है तो साम्यावस्था के आने की गुंजाइश यहाँ पे हमें दिखाई देती है। पर अगर मैं ऐसा करूं कि खुला पात्र ले लूं, ओपन वेजल, क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड साथ में CO2 बना और बन करके उड़ गया। पात्र खुला था, CO2 बाहर चली गई। क्या अब कभी साम्यावस्था बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि गैस पात्र से बाहर चली गई। तो चांस ही नहीं है कि साम्यावस्था आ जाए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्लोज्ड वेजल में साम्यावस्था आने के चांस होते हैं। अगर वेजल बंद है तो साम्यावस्था आने के चांस नहीं है। ठीक है, लिख लो। 2 मिनट में मिलता हूं तुमसे।
चलो आगे बढ़े। ओके ठीक है बेटा, बढ़िया है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बेसिक बेसिक बातें थी कि इक्विलिब्रियम कब आ सकता है, कब नहीं आ सकता है। बंद पात्र होगा तो हो सकता है कि उत्पाद का कुछ हिस्सा बाहर चला जाए, जब उत्पाद का कुछ हिस्सा बाहर चला गया तो वापस फिर कैसे रिएक्शन बैकवर्ड जा पाएगी। ठीक है, अब आप हेडिंग लिखो, नेक्स्ट चीज। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि साम्यावस्था स्थिरांक कितने प्रकार के होते हैं। तो साम्यावस्था स्थिरांक, पहले सारे पॉइंट सुन लो फिर आराम से देखना। दो प्रकार के साम्यावस्था स्थिरांक होंगे, एक होगा केसी और एक होगा केपी। आपका सारा का सारा फोकस इक्विलिब्रियम में इसी के ऊपर रहने वाला है। और अभी हम जिस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली वो इक्विलिब्रियम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी दो प्रकार के होते हैं, बेसिक क्लास आप ले चुके हो ना, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा, थोड़ी एडवांस क्लास है, डायरेक्ट अपन पॉइंट पे आ रहे हैं। वो क्लास बड़ी होनी चाहिए, उसके बिना ही समझ में नहीं आएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है रासायनिक साम्य, रासायनिक रिएक्शंस। और कुछ रिएक्शन होती हैं जो आयनिक होती हैं, उनके लिए अपन आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, केसी का क्या होता है? केसी में हम सक्रिय द्रव्यमान के रूप में सांद्रता को यूज करते हैं, जो मोलरता होती है बेसिकली, और जिसे अपन मोल पर लीटर में लिखते हैं। एक बात और याद रखना, केसी का प्रयोग विलयनों के लिए किया जाता है, सॉल्यूशन के लिए किया जाता है। डन। केपी क्या है? केपी में सक्रिय द्रव्यमान के रूप में आंशिक दाब को यूज किया जाता है। समझ में अगली वाली स्लाइड में आएगा, भी लिख लो। आंशिक दाब के रूप में किया जाता है, सक्रिय द्रव्यमान के रूप में, जिसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और इस वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रयोग सामान्यतः उन अभिक्रियाओं में होता है जिनमें गैस होती है। अभिक्रियाएं जिनमें गैसीय अवस्था होती है। जिनमें गैसीय अवस्था होती है, ऐसे नोट कर लो। ओके बेटा, एक चीज और ऑब्जर्व कर लो, छोटी सी बात है। प्योर सॉलिड तथा प्योर लिक्विड के लिए सक्रिय द्रव्यमान वन होता है।
चार प्रकार की भौतिक अवस्थाएं होती है ना बेसिकली, मतलब चार प्रकार की भौतिक अवस्थाओं के नोटेशन होते हैं। जैसे एस होता है सॉलिड के लिए, सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में, तो इसके लिए अपन एक्टिव द्रव्यमान कितना लेंगे बेटा, 1 लेंगे। दूसरा जैसे प्योर लिक्विड है मान लो कहीं पे, तो प्योर लिक्विड के लिए भी वैल्यू कितनी लेनी है अपन को, 1 लेनी है। प्योर लिक्विड का मतलब नमक है मान लो घर में, तो नमक को आपने पिघाल दिया तो वो हो गया प्योर लिक्विड। नमक को पानी में घोल दिया उसको कहते हैं जलीय, AQ, एक्वस, हिंदी में बोलते हैं जलीय। इसके लिए अपन 1 नहीं लेंगे, इसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और गैस है तो गैस के लिए फिर अपन ये लेते हैं KP, ठीक है, वो अलग बात है। ये पॉइंट अच्छे से रिमेंबर करना, इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन बनाने में हेल्प होगी। प्योर सॉलिड के लिए 1 और प्योर लिक्विड के लिए भी 1। डन, बस ये कहानी थी। अब आगे नेक्स्ट पेज पाएंगे, लिख लो यहाँ तक। सर सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? सक्रिय द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान नहीं है। सक्रिय द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव मास। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप केसी की बात कर रहे हो, अगर विलयन है, तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब है सांद्रता, मोलरता। और अगर कोई गैसीय अभिक्रिया है तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब है आंशिक दाब। यही बात समझने की है। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे द्रव्यमान है। अगर विलयन है तो सांद्रता है, और अगर गैसें हैं तो आप पे वहां पे आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर है। आंशिक दाब क्या होता है? जैसे मान लो बहुत सारी गैसें हैं, तो अब जैसे एक पात्र में मैंने 4 गैसें भर रखी है, तो हर गैस जा जा करके दाब लगा रही होगी दीवार के ऊपर, और उन चारों का मिला करके कुल दाब आ रहा होगा। तो कुल दाब होगा चारों का मिला करके। अब पहली वाली ने कितना दाब लगाया वो होगा उसका आंशिक दाब, दूसरे वाली गैस ने कितना दाब लगाया वो होगा दूसरे वाली का आंशिक दाब, तीसरी वाली ने कितना लगाया वो होगा तीसरे वाली का आंशिक दाब। इस तरीके से अगर आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट है तो मैं लूंगा अभी, बट एक स्लाइड और पढ़ लो, वहां पे केपी केसी आपको बेटर समझ में आ जाएंगे, फिर अपन डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, चलो अब बढ़िया से केपी केसी का पोस्टमार्टम करते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। N2 plus H2 is giving NH3। ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो कैसे लिखेंगे इसको? ये होगा फॉरवर्ड, ये होगा बैकवर्ड। फॉरवर्ड जाएगी तो ऐसे, बैकवर्ड जाएगी तो ऐसे। साम्य अवस्था पर अपन लिखते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अग्र अभिक्रिया की दर, चलो तुम में से किसी बच्चे को लेते हैं ना, किसको ले हाथ ऊपर करो, सवाल पूछूंगा, कौन तैयार है? चलो मयंक को लेते हैं। कहाँ चला गया मयंक? हाँ मयंक, रेडी? यस सर। चलो एक बात बताओ, जब अपन ये रिएक्शन आगे जाएगी तो अभिकारक कौन होंगे, उत्पाद कौन होंगे? अभिकारक होंगे N2 + 3H2 अभिकारक होंगे और उत्पाद होंगे 2NH3। मतलब अगर मैं नंबर को भूल भी जाऊं, नंबर तो बैलेंस करने पे आ रहा है। मयंक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि अभिकारक होंगे N2 और H2, और उत्पाद कौन होगा अपना? उत्पाद होगा अपना अमोनिया। अब ध्यान से सुनना, अग्र अभिक्रिया की दर कैसे लिखते हैं? अग्र अभिक्रिया की दर होती है R फॉरवर्ड, ये समानुपाती होगी आपके अभिकारक के सांद्रता के। अब अभिकारक पकड़ो कौन सा है? अभिकारक है हमारे पास N2, और कौन है साथ में? H2। अब एक चीज और समझना, इसके साथ इसका रस समीकरण मिति गुणांक क्या है? 1। रस समीकरण मिति गुणांक का मतलब होता है जो बैलेंस करने पे आता है।
इसके साथ रस समीकरण गुणांक कौन है 3, तो N2 की पावर होगी 1, H2 की पावर होगी 3। तो यहां से अगर अपन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कौन सा आएगा यार, फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहे हैं तो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट आएगा, तो फॉरवर्ड का कांस्टेंट आएगा KF ऐसे। H2 की पावर 3। ठीक है बेटा, समझ आया? Yes. तो ये इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब KF को क्या बोलते हैं वो भी जान लो। KF को बोलते हैं अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। कांस्टेंट है ना, जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आया है। ठीक है, अब बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, एक सेकेंड। चलो, अब इसका जवाब कौन देगा कि बैकवर्ड के अंदर अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है? बैकवर्ड में अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है? हिमांशु बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। NH3 है सर अभिकारक और N2 तथा H2 है उत्पाद। वेरी गुड। ऐसे केस में अभिकारक कौन हो गया अपने? अमोनिया हो गया अभिकारक। जब रिएक्शन ऐसे पीछे आ रही है ना, तो रिएक्शन के पीछे आने पे अभिकारक हो गया NH3 और उत्पाद हो गया N2 और H2। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा? RB को ऐसे लिखा जाएगा, अभिकारक कौन है? NH3, तो NH3 की पावर कितनी है? 2 ऐसे। अब यहाँ पे जब मैं कांस्टेंट लेके आऊंगा तो कांस्टेंट कौन आएगा? KB आएगा। KB क्यों लिख रहे हैं समझ आया? बैकवर्ड है ना, तो बैकवर्ड के हिसाब से अपन KB लिख रहे हैं। बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में बोलें तो पश्च अभिक्रिया दर, ऐसे बोल सकते हैं। तो KB क्या होगा? KB होगा पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब एक काम करते हैं बेटा, म्यूट कर लो खुद को। अब एक काम करते हैं, अब अगर अपन बैकवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय फॉरवर्ड करें या फॉरवर्ड डिवाइड बाय बैकवर्ड करें तो कुछ कहानी निकल के आ सकती है। परंतु उससे पहले मुझे ये बताओ, साम्यावस्था पर क्या होता है? सर साम्यावस्था पर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं। तो साम्यावस्था पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। जिस स्पीड से रिएक्शन इधर जारी होगी उसी स्पीड से रिएक्शन बैक जारी होगी। तो दोनों को बराबर कर दो, तो दोनों को बराबर करेंगे तो KF N2 H2 की पावर 3 बराबर हो जाएगा बेटा किसके? KB NH3 की पावर 2 के। अब एक काम करो, KB को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर भेज दो। तो KF अपॉन में KB बराबर होगा NH3 की पावर 2 डिवाइड बाय N2 H2 की पावर 3। अब मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये जो KB अपॉन KF अपॉन KB देख रहे हो ना आप, इस KF अपॉन KB को अपन रेट कांस्टेंट KC बोलते हैं। यही होता है साम्यावस्था स्थिरांक। तो KC यहां पे क्या है? यही है साम्यावस्था स्थिरांक। और एक मजे की बात और बताऊं, अगर तुमने यहां पे क्या ले रखा है? सांद्रता। अगर तुम सांद्रता ना लो और प्रेशर ले लो, मतलब वापस सुनो, तुम सांद्रता ना लो और प्रेशर ले लो, तो यही चीज बन जाती है साम्यावस्था स्थिरांक KP। जैसे यहीं पे आपको KP लिखना हो तो KP कैसे लिखा जाएगा? सेम प्रोसेस होगा। KP लिखा जाएगा प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2
प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3, सेम तरीका होता है। सांद्रता अगर आपने ली है तो आपका Kc आएगा बेटा, और अगर आपने प्रेशर लिया है तो आपका Kp आएगा। बट एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी सांद्रता आप ले रहे हो वो साम्यावस्था की होनी चाहिए। तो मैं साइड में ऐसे EQ लिख देता हूँ। EQ का मतलब होता है साम्यावस्था की सांद्रता, साम्यावस्था की सांद्रता। यहाँ पे जो भी सांद्रता लेनी है, जो भी प्रेशर लेना है, वो किसका लेना है अपन को, सांद्रता का लेना है। डन। अब समझ में आ गया? एक बार हाथ ऊपर कर दो, फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा। ठीक है, अब एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोशल एक्सपेरिमेंट मतलब एक सामाजिक प्रयोग करते हैं। मैं आप सभी को अलाउ करूंगा कि आप अपना माइक ऑन कर सकें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब अपना माइक ऑन कर लें और फिर यहाँ पे सब्जी मंडी वाला माहौल बन जाए। आपको क्या करना है, मैं एक बेसिक सवाल पूछूंगा, जिसको उसका आंसर पता हो वो अपना माइक ऑन करे और बोलना शुरू करे। अगर कोई बोल रहा है तो बाकी सब चुप रहे। ठीक है? सवाल मेरा यह है कि ये KF जो है और ये जो KB है, ये KF है और ये जो KB है, ये KF N2 और H2 की सांद्रताओं पर निर्भर करता है क्या? ये जो KB है ये NH3 की सांद्रता पर निर्भर करेगा क्या? और ये जो KC है क्या ये सांद्रताओं पर निर्भर करेगा क्या? सिंपल सी भाषा है, सवाल सिंपल है। KF, KB और KC या KP ये सांद्रताओं पर निर्भर करते हैं क्या? ये सांद्रताओं पर निर्भर करते हैं क्या? लेट्स सी। हाँ करते हैं सर। करते हैं। नहीं करते हैं सर। नहीं करता है सर। करते हैं सर। नहीं करते सर जी, सर करते हैं। नहीं करते हैं नहीं करते सर। ठीक है, करते हैं सर। करते हैं और नहीं करते, बढ़िया है। कितने लोग वोट करते हैं कि करते हैं? हाथ ऊपर करो, एक बार देखते हैं इधर। हाँ, कितने लोग कहते हैं कि करते हैं? ओके, इधर, ओके, इधर, ठीक है। और कितने लोग बोलते हैं कि नहीं करते? KBC नहीं चल रहा है कि सवाल छोड़ सकते हो, या तो करते हैं या नहीं करते हैं। कोई एक वोट तो देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, गुड। ओके, मैं देख पा रहा हूं कि अटल बैच के बच्चे मैक्सिमम हाथ खड़े हैं कि नहीं करते हैं। गुड, दैट्स वाई आप अटल बैच में हो। ओके, सही बात है, नहीं करते बेटा। देखो समझो मेरी बात, ये क्या है, सांद्रताएं। इन पे निर्भर कौन कर रहा है? इन पे निर्भर कर रहा है RF। RF क्या है? अभिक्रिया का वेग। तो अगर अभिक्रिया का वेग सांद्रताओं पर निर्भर कर रहा है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। करंट वोल्टेज पर निर्भर करती है, V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है। RF इन दोनों पर निर्भर करता है, RF RB इस पर निर्भर करता है, सही है। पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इस पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे V इज इक्वल टू IR में R जो है वो V और I पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे सवाल बनते हैं केमिस्ट्री में, ऐसे नीट में सवाल आते हैं, ऐसे जेई में सवाल आते हैं। आपको पता होना चाहिए एकदम डेप्थ में जाकर के। फिर सर निर्भर किस पे करता है, बता देता हूं, यहां लिख देता हूं साइड में। KF, KB, KC ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करते, सांद्रता पर निर्भर नहीं करते। फिर सर निर्भर किस पे करते हैं? तापमान पर निर्भर करते हैं। ये चीज अच्छे से नोट करके रख लो, स्टार बना के लिख लेना कि ये निर्भर केवल किस पे करते हैं? तापमान पे करते हैं। बढ़िया।
अब मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दूंगा, आप उसके लिए केपी और केसी लिख के बताना, ठीक है? इसको कॉपी कर लो अच्छे से पहले। आशा 2026 और फोर्स 5.0, ये बहुत भाग्यशाली बच्चे हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों के पास इस तरह से पढ़ने का मौका है। मैं इसका अच्छे से यूज़ करना, ठीक है? इतना ही बोलूँगा मैं तो। चलिए भाई साहब, इक्वेशन 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 वो वाली ले लो जो पढ़ी थी अपन ने अभी। चलो अपनी अपनी कॉपी में चुपचाप इसके लिए केपी लिखो बेटा और इसके लिए केसी लिखो बेटा। चालू हो जाओ। एक बढ़िया सवाल आ रहा है, फोर्स बैच कब से स्टार्ट होगा? उसका जवाब मिलेगा परसों शाम को 5 बजे ASL इवेंट में। हो गया हर्ष? बढ़िया। सिंपल था, देखो आसान करूं इसको। ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट, बस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है भाई। इस रिएक्शन को ऐसे देख रहे थे आप, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही तो था केसी। हो गया, करते हैं। हाँ पर एक बात का ध्यान रखना, अपन दिस अपॉन दिस तो करेंगे, पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्योर सॉलिड को और बेटा प्योर लिक्विड को 1 लेते हैं, है ना? तो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे 11th क्लास के, तो मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ। आप पहले लिखोगे प्रोडक्ट की सांद्रता, कैल्शियम ऑक्साइड की सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता डिवाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट की सांद्रता। पावर में क्या आएगा बेटा? 1, क्योंकि यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, तो पावर में ऐसे 1 आएगा। परंतु आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, तो इसकी सांद्रता 1 हो जाएगी। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है, इसकी सांद्रता भी 1 हो जाएगी। तो सिंपल, और मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, ये केपी है ना, तो केपी के लिए अभी मिटेगा भी नहीं, ये केसी लिख दिया मैंने, एक्चुअली सांद्रता लिख दी ना, केसी लिख दिया मैंने, ठीक है ऐसा कर लो उसको, केसी लिख दिया अपन ने। तो यहाँ से केसी कितना आ गया आपके पास? CO की सांद्रता की पावर 1, जस्ट लाइक दिस। कितने बच्चों ने ऐसे ही लिखा था और इस बात का ध्यान रखा था कि सॉलिड को और लिक्विड को 1 लेते हैं? हाथ ऊपर करो। वही अटल बैच के बच्चे, ठीक है कोई बात नहीं, गुड। केपी पे आते हैं। केपी की बात करें तो केपी कैसे लिखेंगे? सेम, बस वहां पे जहां पे आपकी सांद्रता थी वहां पे प्रेशर आ जाएगा, तो प्रेशर आ जाएगा CO2 का, बस वही रहेगा, पावर 1। बस एक बात का ध्यान रखें, साम्यावस्था का दाब लेना है, साम्यावस्था का सांद्रता लेनी है, साम्यावस्था का दाब लेना है, साम्यावस्था की सांद्रता लेनी है, सिंपल सी बात है। अटल 2026 कब से स्टार्ट होगा? एक बच्चा पूछ रहा है। जस्ट आफ्टर द एग्जाम ऑफ बोर्ड, बोर्ड का एग्जाम आज खत्म हुआ, कल से शुरू हो जाएगा। कशिश बेटा नींद आ रही है? पानी पी लो थोड़ा सा, बीच बीच में नींद आती है तो एक सिप सिप वाटर पीते रहा करो, ठीक रहता है उससे। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताता हूं, केपी एवं केसी में संबंध। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेरिवेशन आपको उन लेक्चर्स में मिल जाएगा जो मैंने आपको रेफर किए थे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। इसको आप कैप्सूल बना के लिख लो, बहुत काम की चीज है। केपी और केसी में संबंध क्या होता है?
Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा n। नोट करो, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा n, और डेल्टा n g लिखना है यहां पे, डेल्टा n g। डेल्टा एन जी क्या होता है? समेशन मतलब जोड़ना। उत्पाद में गैसेस के रस समीकरणमितीय गुणांक माइनस अभिकारक में गैसेस के रस समीकरणमितीय गुणांक। कोई बच्चा जीवन में दुख पाता हो कि रस समीकरणमितीय गुणांक क्या होते हैं, तो ये जो बैलेंस करते हैं ना अपन, बैलेंस करने के बाद जो नंबर आते हैं ना, इसको बोलते हैं रस समीकरणमितीय गुणांक। इस नंबर को बेटा कहा जाता है रस समीकरणमितीय गुणांक। लिखो, दो रिएक्शन दे रहा हूं, कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट करना है इसके लिए। कैलकुलेट करना है इसके लिए। कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो कैलकुलेट नहीं करोगे, पहले बैलेंस कर लो। जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं है कैलकुलेट करना ही नहीं है। चलो कैलकुलेट करो। अटल बैच के साथ कैप्सूल बुक फ्री में मिलेगा क्या? जी, यहां भी चैट कर रहे हो, पढ़ लो शांति से। नंबर पे फोन करके पता कर लेना, भी पढ़ाई कर लो। अनूप हो गया बेटा? अभिषेक, अभिषेक हो गया? चलो अनम्यूट करो एक बार। अभिषेक IIT अनम्यूट करो। समझ आ गया? समझ आ गया कंसेप्ट बेटा? सर आ रहा है, बस थोड़ा मोड़ा बस प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो अपन करते हैं मिल करके सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, ऐसे देखो, उत्पाद में गैसेस के रस समीकरणमितीय गुणांक। बेटा ये बताओ, उत्पाद में अमोनिया गैस दिख रही है आपको? कहाँ चला गया? हेलो हेलो, गायब हो गया बालक। कोई बात नहीं, अगर मैं अनम्यूट करवाता हूं तो वापस से म्यूट मत कर लिया करो। चलो बताओ, गैस दिख रही है अमोनिया? अब अमोनिया के साथ में कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है बेटा? 2 लिखा हुआ है। तो उत्पाद में गैसेस के रस समीकरणमितीय गुणांक कितने हुए? 2 हो गए। माइनस अभिकारक कौन सा है? ये रहा। इनमें बताओ गैस कौन सी है? दोनों गैस है। हाँ, H2 के आगे क्या लिखा हुआ है? 3, और N2 के आगे क्या लिखा हुआ है? 1। तो ये हो गया 3 + 1। ऐसे करना था।
तो ये आ गया 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। आया समझ में? गलत होगा मेरा। कोई बात नहीं सर, तरीका समझ में आ गया ना। इधर देखो, इधर कैसे करेंगे। अब इधर डेल्टा एन निकालोगे तो डेल्टा एन कैसे निकाला जाएगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है? CO2 गैस है, यस 1 माइनस, इधर आते हैं, ये गैस है तो इसका 1/2 काउंट करना है। भाई ये तो गैस है ही नहीं, ये तो सॉलिड है, तो इसका काउंट नहीं करना है, सिंपल। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, ऐसे। ठीक है, गुड बेटा। चलो अच्छी बात है। अब एक सवाल करो जेई का। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए Kp तथा Kc बराबर हैं? चलो करो। एक बच्चा बोला सर आप तो सॉलिड को 1 लेने के लिए कहे थे, यहाँ थोड़ी कहे थे बेटा। और सॉलिड को 1 क्यों लेना है? गैसेस की बात हो रही है ना, इसमें तो गैसेस हैं, सॉलिड को तो यूज ही नहीं करना, काउंट ही नहीं करना सॉलिड को। तो इसमें ऐसे लिखते वक्त सॉलिड को 1 लेना है, ऐसे में केवल गैस को देखना है, आपको ठोस के बारे में ध्यान ही नहीं देना है। आपको बस इधर गैस ढूंढनी है, इधर गैस ढूंढनी है, माइनस करना है जोड़ करके। ठीक है, चलो सर आज से मेरा परीक्षा खत्म हो गया, बिहार बोर्ड का, सच में गुरुदेव पूरा पेपर रफ्तार में से आया था, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। अब बेटा चुपचाप जेई और नीट की पढ़ाई शुरू कर दो, काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 से, बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 1 से। अटल 2 स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, तब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अटल बैच ज्वाइन कर लो फटाफट, अगर जेई करना है नीट करना है तो। अदरवाइज CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, वहाँ से पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ तो करना ही है। हो गया यार, इसमें पोल का ऑप्शन भी तो होगा ना, रुको। करो तुम लोग करो, सबका सबके लिए डेल्टा एन निकालो।
चलो ठीक है, ये फिर कभी ढूंढ लेंगे। कर ली रिएक्शन? सभी रिएक्शंस को चेक कर लो, मतलब तुरंत हो जाएंगी चेक, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, बस हो जाएगा सवाल, बड़ा मुश्किल नहीं है। जेई का सवाल है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए केपी और केसी बराबर है, ये सवाल पूछ रहा है। यार देखो, केपी और केसी बराबर होने का मतलब समझते हो, केपी इज इक्व टू होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन जी। तो केपी केसी को बराबर करना है ना, तो ऐसे केस में डेल्टा एन जी का मान 0 होना चाहिए, तब केपी और केसी आपस में बराबर होंगे। यस और नो, सोच के देख लो। अगर डेल्टा एन जी का मान 0 हो गया तो ये पूरी चीज़ 1 हो जाएगी, ये पूरी चीज़ 1 हो गई, तो फिर केपी केसी बराबर हो जाएंगे, है ना। तो हमें ये देखना है कि हमें ऐसा आंसर देखना है जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में गैसेस के लिए मोल बराबर हो, तो 0 आ जाएगा। चलो निकालते हैं, यहाँ डेल्टा एन जी निकालेंगे, तो गैसेस का इधर 2 है, गैसेस का इधर 1 + 1, अरे बैलेंस ही नहीं है यार, पहले तो बैलेंस करो इसको। अब ठीक है, 3 और 1 4, तो यहाँ तो आंसर आ रहा है -2, तो ये तो गलत हो गया। इसमें क्या आ रहा है, गैस गैस दोनों गैसेस हैं, दोनों गैसेस हैं तो 2, और रिएक्टेंट साइड में 1 + 1 2, बैलेंस भी है, ठीक है, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो ये आपका आंसर हो गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक और बात, इसको भी चेक कर ही लेते लगे हाथ, कभी कभी मल्टीपल करेक्ट भी होता है बेटा। 1 माइनस माइनस कुछ नहीं, कुछ नहीं, 1 ही हो गया इसका आंसर, तो गैस है ही नहीं। इधर डेल्टा एन जी निकालेंगे तो गैस है तो 1, इधर गैस है ही नहीं, 1, तो एक ही है जिसके लिए डेल्टा एन जी 0 है और बराबर है, इस तरीके से। गॉट इट, समझ आ गया। तो सवाल ऐसे टफ नहीं आते हैं, मतलब आपको लगे कि सवाल बहुत ऐसे भयंकर वाले टाइप के आएंगे, तो ऐसा नहीं होता, सवाल आसान ही आते हैं। तुमने प्रिपरेशन कितनी अच्छी कर रखी है उस पर डिपेंड करता है सब कुछ जेई के अंदर। चलो आगे बात करते हैं। अब कुछ कैप्सूल्स हैं इंपॉर्टेंट, उस पर सवाल भी मिलेंगे आपको, वो कैप्सूल देखो। जैसे मान लो एक रिएक्शन है बेटा ऐसी कि A + B जो है उससे बन रहा है C + D, राइट, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके देखूं, C + D से बन रहा है A + B, तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K डैश, उस K डैश और K में क्या संबंध होगा, ये आपको सोच के बताना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर A + B से बन रहा है C + D, और इस पूरी रिएक्शन को मैं 2 से गुणा कर दूं, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, इस पूरी रिएक्शन को मैं 2 से गुणा कर दूं, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा और जो पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें आपस में क्या कनेक्शन है। तीसरा, A से बन रहा है B और X से बन रहा है Y, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, मैंने दोनों रिएक्शंस को जोड़ दिया, अब A + X से बन रहा है B + Y, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, इस K में और K1 K2 में आपस में क्या संबंध होगा। शुरू हो जाओ, स्टार्ट। बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर, और केसी दे रखा है ऐसा मान लो, केसी निकालना है, ठीक है, इसके लिए KC1 दे रखा है, KC2 दे रखा है, केसी निकालना है, करो। और रिजल्ट याद भी रखना है।
देखो, अगर आज की क्लास समझने में दिक्कत हो रही है किसी भी बच्चे को, तो ये क्लास एडवांस क्लास है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मोमेंटम बैच के अंदर इक्विलिब्रियम के 6 लेक्चर डले हुए हैं, वो सारे आपको देखने हैं, फिर ये क्लास अटेंड करने आनी है, फिर इसकी अगली क्लास अटेंड करने आना है। थोड़ा थोड़ा सा अपन फास्ट फॉरवर्ड वे में पढ़ रहे हैं और काम काम की बातें रिवाइज कर रहे हैं, तो वो वाली बात है। और अटल बैच के बच्चों को भी संग्रह का जो फोल्डर है उसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है। आशा बैच के बच्चों को मैंने लिंक दे दिया था, वो वहाँ से पढ़ सकते थे डायरेक्ट। तो ये वाली चीज़ है, रिवाइज करके तो आना पड़ेगा बेटा। चलो निपटाए, फटाफट निपटाए, क्या आंसर आएगा देखो। अब यहाँ पे केसी कैसे लिखेंगे, ये केसी कैसे लिखा जाएगा, केसी होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो सी डी पावर 1 1 ही है, ए बी। ये केसी, इस इक्वेशन का केसी कैसे लिखा जाएगा, इस इक्वेशन का केसी लिखा जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, ए और बी, रिएक्टेंट कौन है, सी और डी। क्या सीखने को मिला, ये इसका उल्टा है। तो अगर रिएक्शन को उल्टा करोगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1 अपॉन हो जाएगा। आप ये चीज याद रख सकते हो, ये पहला रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। डन, आगे आते हैं। इसके लिए केसी कैसे लिखेंगे, वही सी डी ए बी। इसके लिए कैसे लिखेंगे, सी डी स्क्वायर, उसकी पावर में 2 है, यहाँ भी बेटा ए और बी, इसकी पावर में भी 2 है, इसकी पावर में भी 2 है। तो ये ऐसा नहीं हो गया बेटा कि सी डी ए बी पूरे की ही पावर में 2 आ गया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि के सी डैश जो है वो के सी का स्क्वायर हो गया, जस्ट लाइक दिस। तो जिस नंबर से गुणा किया है उतना उसकी पावर हो जाएगी। जैसे 3 से गुणा किया होता यहाँ 3 आ जाता, 4 से गुणा किया होता यहाँ 4 आ जाता, n से गुणा किया होता यहाँ n आ जाता। तो के सी डैश क्या होता, के सी की पावर n। ये सामान्यतः याद रखना है। अगर रिएक्शन R से P आ रही है और उसके लिए के सी है, अगर आपने रिएक्शन को n से गुणा किया है तो जो नया वाला के सी डैश होगा उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। या क्या करना है, के सी वन क्या है बेटा, के सी वन होगा बी अपॉन ए। ओके सर, के सी टू क्या होगा बेटा, वाई अपॉन एक्स। ओके, के सी क्या होगा बच्चा, सर के सी होगा बी और वाई दोनों है ना, तो बी की सांद्रता, वाई की सांद्रता, ए की सांद्रता, एक्स की सांद्रता। चलो बच्चा ध्यान से देखो, बी अपॉन ए क्या बन जाएगा, के सी वन, वाई अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, के सी टू। तो के सी वन आ गया, के सी आ गया के सी वन इंटू के सी टू। मतलब काम की बात क्या है, हमें कंसेप्ट कौन सा याद रखना है, कौन सी चीज़ है जो दिमाग में हमेशा के लिए याद रखनी है। जो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रखनी है वो ये है, जो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रखनी है वो ये है कि अगर रिएक्शन को उल्टा किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन हो जाता है। रिएक्शन को किसी नंबर से गुणा किया गया है तो वो चीज़ पावर में चली जाती है। इक्वेशन को अगर ऐड किया गया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गुणा हो जाता है। ये वाली बात याद रखनी है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। वापस से बोल रहा हूँ, पहली बात कौन सी याद रखनी है कि अगर इक्वेशन को उल्टा किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन में चला जाता है। इक्वेशन को किसी नंबर से गुणा किया है तो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले की पावर में वो नंबर चला जाता है। तीसरी चीज़, अगर आपने 2 इक्वेशंस को ऐड किया है तो जो ऐड करने के बाद जो इक्वेशन आती है उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उन 2 रिएक्शंस के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, बढ़िया। चलो सत्यम सौरभ बढ़िया से क्लास को एंजॉय कर रहे हैं बिना नोट्स बनाए। नेक्स्ट टाइम क्लास में नोट्स बनाते हुए चलना बेटा, ठीक है। मोहित अपने आप को अगली बार अच्छी कंडीशन में रखना, टेबल कुर्सी के साथ एक्टिव रहना है क्लास में, ऐसे नहीं। गुड।
अच्छा, ऐसे हो रही है पढ़ाई, बढ़िया, ठीक है मोहित। ओके डन, ठीक है। तो एक बार इन तीनों पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना अच्छे से। आपको मैं डीपीपी दूंगा एक, उस डीपीपी को सॉल्व करने की कोशिश करना, उसमें इस तरह के सवाल होंगे जो सवाल अपन ने अभी देखे हैं। और आज का समय है आपके पास, कल का भी समय है, मंडे को एएसएल इवेंट है। इस तरह से पढ़ाई करके अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। और ये जो मेथड हम लोगों ने इजाद किया है, इसी मेथड से आपकी सारी कक्षाएं होंगी। आशा और अटल में 100%, फोर्स में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी मेथड से क्लास लें। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो क्या ये मेथड सुटेबल है सभी के लिए? रेज योर हैंड्स। और पूरे साल ऐसे ही पढ़ाई करनी है। 2026 वाले बच्चे हाथ ऊपर करना एक बार। ओके, 2026 वाले बच्चों को इतना ही कहूँगा कि आप लोग इक्विलिब्रियम के वो लेक्चर्स देख लेना, बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स ज़रूर देख लेना, नहीं देखे हैं तो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ओके। और गौरव तो रेस में लगे हैं, चलो ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ओके। तो बढ़िया से पढ़ाई करो। अब कल बैठ करके रिवीजन करना, और परसों इवेंट है शाम को 5 बजे। सभी बच्चों को आना है, अपने सभी दोस्तों को लेकर के आना है, अपने सभी जूनियर्स को लेकर के आना है। और हम कुछ नया नया चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे, और सबके लिए सरप्राइज़ है। और जो बच्चे, चलो मैं कुछ रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ, आपकी उम्मीद से ज़्यादा कुछ है, ठीक है, आपकी उम्मीद से ज़्यादा कुछ है। चलो ठीक है, ओके, तो बाय बाय, बढ़िया से पढ़ना, रिवीजन करना, बाय। और नेक्स्ट टाइम एकदम एनर्जेटिक चाहिए। सिद्धांत, हंस दो यार थोड़ा सा। सिद्धांत नाम है ना आपका? गुड, बी हैप्पी, खुश रहोगे तो कुछ कर पाओगे। बाय बाय बाय। और यूज टू हो जाओगे धीरे धीरे। और अगली बार क्लास में जब भी आना है, एकदम अलर्ट होकर के आना है, फ्रेश माइंड से आना है, फ्रेश बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। फ्रेश बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है एकदम एक्टिव है हम, मज़ा आ रहा है हमें क्लास में, उस टाइप से। चलो बाय।